आप लोगों को समझाएंगे संस्कृत व्याकरण की उत्पत्ति, माहेश्वर सूत्र, ठीक है, और वर्ण। क्या बताएंगे? संस्कृत व्याकरण की उत्पत्ति, व्याकरण की उत्पत्ति, उत्पत्ति, उत्पत्ति। संस्कृत व्याकरण की उत्पत्ति, ठीक है। माहेश्वर सूत्र दूसरा नंबर है, माहेश्वर सूत्र, ठीक है। तीसरा नंबर क्या है? वर्ण, ठीक है। तो आज आप लोग पढ़ाएंगे संस्कृत व्याकरण की उत्पत्ति, माहेश्वर सूत्र और वर्ण। तो सबसे पहले देखिए संस्कृत व्याकरण क्या होती है, संस्कृत व्याकरण क्या होती है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। तो संस्कृत व्याकरण जो हमारी भाषा होती है, हमारी भाषा में अनेक ध्वनियाँ होती है। क्या होती है? अनेक ध्वनियाँ होती हैं। संस्कृत व्याकरण क्या होती है? संस्कृत व्याकरण होती है कि हमारी भाषा होती है, उसमें अनेक ध्वनियाँ होती हैं। उन ध्वनियों को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। हमारी भाषाएं अनेक ध्वनियाँ होती हैं, उन्हें हम वर्ण कहते हैं। और जब ये वर्ण आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं, ठीक है। और जब यही शब्द एक लाइन को, एक पंक्ति को पूरा कर देते हैं तो क्या हो जाती है? भाषा, ठीक है। जब यही शब्द एक पंक्ति को पूरा कर देते हैं वो कहलाते हैं भाषा। और इस भाषा को नियंत्रित करने के लिए संस्कृत व्याकरण, सिर्फ व्याकरण, इस भाषा को नियंत्रित करने के लिए व्याकरण में कई नियम बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? नियम, ठीक है, जिसे हम व्याकरण कहते हैं, जिससे हमारी भाषा नियंत्रित होती है, हमारे बोलचाल का तरीका, ढंग पता चलता है, ठीक है। तो ये संस्कृत व्याकरण, इसकी इम्पोर्टेंस यानी कि इसकी क्या आवश्यकता होती है संस्कृत व्याकरण की, कि भाषा को नियंत्रित करने के लिए संस्कृत ग्रामर की आवश्यकता होती है, संस्कृत व्याकरण की या व्याकरण की आवश्यकता होती है। अब संस्कृत व्याकरण की उत्पत्ति कैसे हुई? तो संस्कृत व्याकरण का एक नाम माहेश्वर शास्त्र भी है। संस्कृत व्याकरण का एक नाम है माहेश्वर शास्त्र। माहेश्वर शास्त्र कहा जा रहा है। तो माहेश्वर का मतलब होता है शिव जी, ठीक है, यानी शिव जी के द्वारा बतलाया गया कोई शास्त्र या रचित शास्त्र, ठीक है। तो यहाँ पे माहेश्वर शास्त्र का मतलब नाम है, माहेश्वर शास्त्र को कहा जाता है शिव जी का लिखा हुआ। इतना पता चलता है कि इसकी उत्पत्ति शिव जी के कारण हुई है, ठीक है, शिव जी के द्वारा की गई है। लेकिन किस वजह से की गई है? देखिए पुराने समय में क्या था, एक महर्षि थे पाणिनि, ठीक है। पढ़ने वाले में बहुत समय पहले महर्षि थे, जब हमारे इस दुनिया में फिर शिक्षा का कोई महत्व नहीं था, शिक्षा थी नहीं, क्योंकि शिक्षा की उत्पत्ति तो व्याकरण से ही हुई है। व्याकरण बनी है तो हमारी भाषा बनी है, भाषा बनी है तो उसके कुछ नियम बनाए गए हैं, नियम बनाने से ही हमारे लिखने पढ़ने की हर चीज़ की उत्पत्ति व्याकरण से ही हुई है। सबसे पहले संस्कृत व्याकरण से हुई है। तो महर्षि पाणिनि थे, उन्होंने क्या किया? शंकर जी की तपस्या की, बहुत घोर तपस्या की शंकर जी की, जिससे शंकर जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने प्रसन्न होकर अपने डमरू को 14 बार बजाया। अपने डमरू को 14 बार बजाया। 14 बार जब उन्होंने अपने डमरू को बजाया तो प्रत्येक बार जब वो घुमाते थे डमरू को तो उससे एक शब्द निकलता था, जो हमारे माहेश्वर सूत्र कहलाए, ठीक है। उन्होंने 14 बार डमरू को बजाया, 14 बार 14 शब्द निकले जो कहलाए माहेश्वर सूत्र। अब इन माहेश्वर सूत्रों से हमारी संस्कृत की व्याकरण बनी, फिर उससे हिंदी व्याकरण बनी और इससे हमारे शिक्षा का प्रसार हुआ, ठीक है। देखिए माहेश्वर सूत्र क्या होते हैं। तो इतना पता चल गया कि संस्कृत व्याकरण की उत्पत्ति शंकर जी के 14 बार डमरू बजाने से हुई। किसके द्वारा बजाया गया? पाणिनि जी की तपस्या से प्रसन्न होकर 14 बार बजाया तो 14 शब्द निकले। नंबर पहला है आयुड़, त्रिलग, एओड़,
तरीके से 14 शब्द निकले। है वरट, है वरट, लन, लन, है वरट लन, अमंगलम, अमंगलम। ठीक है, सबके पीछे ये लगाते हैं। अमंगलम, झबंग, अगला है घट दस, घट धस, जब घट दस, जब घट दस, कपै, शशर, ये होते हैं माइसर सूत्र। सबसे पहला है आयुड़। ये 14 बार 14 लाइन से लिखे हैं, ये नहीं कोई भी संख्या ऊपर नीचे कर दो। ये जिस क्रम में लिखे गए हैं वही इनका क्रम है लिखने का, और वही इनका डमरू, जिन्होंने इसी क्रम से डमरू बजाया था, इसी क्रम से ये 14 माइसर सूत्र निकले। आयुड़, त्रिलक, इयोड, इयोच, हैवरट, लन, अमंगलम। एड़ा है ये, यहाँ पर बिंदी लगाई हमने। अमंगलम, झबंग, घट दस, घा घड़ी का घट धस, जब गढ़ दस, कप छटत चट तब, कपै शशर हल। ये 14 माइसर सूत्र है। इन्हीं 14 माइसर सूत्रों से ही हमारी संस्कृत व्याकरण पूरी बनी है। ठीक है, इन्हीं पर आधारित है, क्योंकि ये दो शब्द देंगे, एक तो इनमें क्या दी गई, पूरा हमारा ओलम दी गई है। ठीक है, क्या दी गई, आ से लेकर आहा तक के दिए गए शब्द पूरे इसमें। ठीक है, तो इसी से हमारी संस्कृत ग्रामर बनी है। इसके बाद आता है हमारा वर्ण। इसके बाद है वर्ण विचार। वर्ण विचार या वर्ण। तो वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण की परिभाषा है, वर्ण का अर्थ होता है अक्षर या ध्वनि। अक्षर या ध्वनि बोल देते हैं। ठीक है, अक्षर या ध्वनि, यानी कि मुंह से निकली हुई वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसे हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, वह छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहा जाता है जिसका विभाग ना हो सके, यानी कि मुंह से निकली हुई, मुख से निकली हुई छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्ण कहते हैं। ठीक है, मुख से निकली छोटी छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। कैसी ध्वनि, जिसको बांटा न जा सके, यानी जिसका विभाजन न किया जा सके, जिसको बांटा न जा सके। जिसको बांटा न जा सके। ठीक है, इसे कहते हैं वर्ण। यानी कि जैसे कि ये हमने शब्द लिख दिए सारे, अब इन्हीं में से कोई एक शब्द ले लो, इसे हम बांट सकते हैं ना। हमने मुख ले लिया, मुख को हम दो टुकड़ों में बांट सकते हैं। कहाँ से, बीच से तोड़ सकते हैं ना, ये टूट गया। वर्ण को ही हम दो टुकड़ों में कर सकते हैं। इनमें से कोई भी शब्द ले लो जिनको हम बांट सकते हैं, लेकिन ये हमारे वर्ण नहीं होंगे क्योंकि ये तो शब्द है। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कहते हैं आ से आहा तक के जो अक्षर होते हैं, आ से आहा तक के जो सिंगल अक्षर होते हैं। जैसे हमने लिख दिया आ, अब आ को आप बांट सकते हो, नहीं बांट सकते हो। ज्ञा को बांटा जा सकता है, नहीं बांटा जा सकता।
आ से आहा तक के जो अक्षर होते हैं, जो ध्वनियां होती हैं, उन्हें वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो यही कहा गया है कि मुख से निकली हुई वह छोटी से छोटी इकाई, छोटी से छोटी ध्वनि जिसको बांटा ना जा सके उसे हम वर्ण कहेंगे। ठीक है, ये वर्ण हमारे आ से ज्ञा तक के अंदर आते हैं। अब आते हैं ठीक है, अब वर्ण के प्रकार कितने होते हैं? वर्ण के प्रकार, वर्ण के प्रकार, तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, स्वर व्यंजन। ठीक है, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर व्यंजन। हमने कहा आ से ज्ञा तक के वर्ण कहलाते हैं, लेकिन उनमें भी क्या होता है? दो प्रकार होते हैं। कौन से? नंबर पहला होता है स्वर और नंबर दूसरा होता है व्यंजन। अब आ से ज्ञा तक में स्वर कहाँ से कहाँ तक होते हैं? आ से ज्ञा तक की संख्या में स्वर, तो स्वर होते हैं आ से आहा तक के सब वर्ण। ठीक है, आ से आहा तक के जो वर्ण होते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं, जिनसे हमारी मात्राएं बनती हैं। ठीक है, उसके बाद का से ज्ञा तक के जो वर्ण होते हैं उन्हें हम कहते हैं व्यंजन। इनसे हमारी मात्राएं नहीं बनती है, इनसे मिलकर हमारे शब्द पूरे होते हैं। ठीक है, तो आ से हा तक के जो वर्ण होते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं, और का से ज्ञा तक के जो वर्ण होते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। अब स्वर, स्वर की परिभाषा क्या होती है? तो स्वर की परिभाषा होती है स्वरों से स्वरों को मिलाना, स्वर कहलाता है। स्वरों से स्वर को मिला देना स्वर कहलाता है। देखिए स्वर की परिभाषा, देखिए स्वर की परिभाषा क्या होती है कि जिन वर्णों का उच्चारण करने में, जिन वर्णों का उच्चारण करने में अन्य वर्णों की सहायता ना ली जाए, अन्य वर्णों की सहायता ना ली जाए। ठीक है, स्वर की परिभाषा क्या होती है कि जिन वर्णों को उच्चारण करने में अन्य वर्ण की सहायता ना ली जाए, जो स्वयं में पूरे हो जाते हैं। ठीक है, उन्हें हम वर्ण कहते हैं। स्वर हमारे तीन प्रकार के होते हैं। नंबर पहला होता है हास्य स्वर, हास्य स्वर। नंबर दूसरा दीर्घ स्वर, और नंबर तीसरा होगा प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। स्वर हमारे तीन प्रकार के होते हैं, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो सबसे पहला हास्य स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगे, यानी कि जहां पर एक मात्रा का समय लग रहा है, एक मात्रा। ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण करने में या जहां पर उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लग रहा है वो हास्य स्वर कहलाएंगे। जहां पर दो मात्राओं का समय लग रहा है, दो मात्राओं का समय लग रहा है, वो दीर्घ स्वर कहलाएंगे। और प्लुत स्वर, प्लुत स्वर में तीन मात्राओं का समय लगता है, तीन मात्राओं के उच्चारण का समय लगता है। ठीक है, तो ये हो गए हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, ये थी स्वर की परिभाषा। ठीक है, इसके बाद देखिए व्यंजन। ये थे स्वर, स्वर यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण करने में किसी अन्य वर्णों की सहायता न लेनी पड़े स्वर कहलाता है। स्वर तीन प्रकार के होते हैं, दीर्घ स्वर, हास्य स्वर और प्लुत स्वर। दीर्घ स्वर में दो मात्राओं का समय लगता है, दीर्घ स्वर के उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगता है, हास्य स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, और प्लुत स्वर के उच्चारण में तीन मात्राओं का समय लगता है। इसके बाद आएगा व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन की परिभाषा क्या होती है? तो देखो व्यंजन की परिभाषा होती है कि जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़े। किसकी
सहायता लेनी पड़े? स्वरों की, स्वरों की सहायता लेनी पड़े। स्वरों की सहायता लेनी पड़े, वहां पे व्यंजन कहलाते हैं, वे व्यंजन कहलाते हैं। कोई भी शब्द हमारा होता है, जब तक उसमें स्वर नहीं मिलेगा तब तक वो शब्द हमारा पूरा नहीं होगा। यानी कि व्यंजन जो हमारे होते हैं वो स्वर की सहायता से ही बनते हैं। ठीक है, व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं, इनके प्रकार होते हैं 4। व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। दूसरा ऊष्म व्यंजन। तीसरा अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन। और चौथा होता है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो ये थी व्यंजन की परिभाषा कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़े व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा ऊष्म व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। सबसे पहला देखिए स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन की परिभाषा होती है कि जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श हो, मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श हो। क्या हो रहा है कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श हो उसे हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। जैसे कि हम लिख देते हैं का, खा, गा, घा, का, खा, गा, घा, एड़ा। ठीक है, उसी प्रकार चा। ठीक, का को जब बोलेंगे तो का बोलेंगे तो जो हमारी जीभ होती है वो तलवे से लगती है का बोलने में। ठीक है, तो इसमें स्पर्श व्यंजन होगा खा। खा जब बोलेंगे तब भी हमारी जीभ जो होती है अंदर की तरफ लौट के तलवे में लगती है, तो खा। गा ये भी इसी तरीके से बोलेंगे, घा भी इसी तरीके से बोला जाएगा। यानी कि जो जीभ और तलवे से यानी तालू से मिलकर जो शब्द इस पर बोले जाते हैं वो कहलाते हैं का वर्ग के। इनको एक वर्ग में बना दिया गया है। तो मुख में हमारे विभिन्न भाग होते हैं, यानी जीभ, नाक को कुछ सब नाक के द्वारा बोले जाते हैं, कुछ सब जीभ के द्वारा, कुछ होंठ और जीभ से कुछ दांत लग के बोले जाते हैं। ठीक है, तो उन्हें एक वर्ग में रखा गया है। जो व्यंजन हमारे जीभ से बोले जाते हैं, जीभ और तालु से बोले जाते हैं, उन्हें कंठ के अंदर रख देते हैं। ठीक है, तो ये इस का वर्ग को हमने रखा है कंठ के अंदर। यानी इन्हें जब बोलते हैं थोड़ा गले की भी सहायता लेते हैं, जीभ को उल्टा करके बोलते हैं। ठीक है, जैसे चा वर्ग के व्यंजन जो होते हैं उन्हें तालु से बोला जाता है। तालु यानी तलवे की सहायता से चा वर्ग। चा में क्या दिया था? चा, छा, जा, झा, या। ठीक है, जब इसे हम बोलते हैं जीभ और तलवा एक साथ लगता है तो इसे हम रखेंगे तालु में, क्योंकि मुख के विभिन्न भाग होते हैं, कंठ, तालु, दांत, ओठ। ठीक है, इस तरीके से नासिका, ये इन भागों से जो शब्द मिलकर बनते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। देखिए जैसे कि कंठ का मतलब होता है गला, तालु का मतलब होता है तलवा। ठीक है, मूर्धा होता है दंत, ओष्ठ, नासिका,
नासिका। ठीक है, जैसे कंठ, तो कंठ के अंदर आते हैं का, खा, का, घा, गा, घा। ठीक है, जब ये वर्ड बोलते हैं तो गले की उससे बोलते हैं ना, तो थोड़ा सा गला अंदर की ओर होके इसे का बोलेंगे, जीभ अंदर की ओर जाएगी गले कंठ की तरफ। ठीक है, तालु, तालु में आएगा चा, चा, छा, जा, झा। ठीक है, ये तलवे और जीभ की सहायता से बोले जाते हैं, इन्हें कहेंगे तालु। ठीक है, मूर्धा, मूर्धा मतलब होता है रे, जैसे जीभ, जैसे मैं बोला री, तो री को बोलेंगे, री कैसे बोलेंगे, दांत, दांत और वो जीभ और तलवा तीनों एक साथ मिलकर बोलेंगे, बोलेंगे री, बोलेंगे तीनों एक साथ मिलेंगे। तो यहाँ पे मूर्धा ऐसे बोलेंगे, जैसे टा, टा को भी इसी तरीके से बोलते हैं, था को भी ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये आएंगे मूर्धा में, दंत, दंत की सहायता से बोलते हैं ता, था, दा, धा, ना। ठीक है, तो ना नहीं आएगा इसमें। अब ओष्ठ, ओष्ठ की सहायता से बोले जाते हैं पा, पा बोला जाता है ओष्ठ से, पा। इसके बाद भा, बा, भा, मा, ये सब बोले जाते हैं उनकी सहायता से, पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है, अगला है नासिका, नासिका की सहायता से क्या बोला जाता है, नाक की सहायता से, नाक की सहायता से बोले जाते हैं या, मा, ना, एड़ा। ठीक है, ये जो वर्ड होते हैं हमारे, ये सब नाक की सहायता से हो जाते हैं। तो स्पर्श व्यंजन इन्हें कहते हैं, यानी कि जो शब्द बोलने में, जिन शब्दों को बोलने में मुंह के विभिन्न स्थानों का स्पर्श हो, उसे हम बोलेंगे स्पर्श व्यंजन। ठीक है, इसके आगे हम कल समझाएंगे आप लोगों को बाकी के व्यंजन।